This is Saurav once again. I am here with interesting video of chemistry. Today we will take the topic of class 11th atomic structure. In the previous module we have talked about above principle and Pauli exclusion principle. Above principle which tells us how to fill the orbitals, means the lower energy orbitals are filled first, followed by higher energy orbitals. Thereafter we studied Pauli exclusion principle, which states that no two electrons in an atom can have same address or same value of 4 quantum numbers. Today we will talk about हंस रूल. मीन्स आज हम बात करेंगे हंस रूल के बारे में. हंस रूल क्या होता है, ये हमें किस बारे में बताता है. हंस रूल को हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी बोलते हैं. मैक्सिमम हो गया ज़्यादा से ज़्यादा, मल्टीप्लिसिटी का मतलब हो गया कि ऐड अप, मल्टीप्लाई हो जाना, ऐड अप हो जाना, कि किसी चीज़ को बढ़ाना. मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है बढ़ाना, गुना करना किसी चीज़ को. तो ये रूल ये बोलता है कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी एटम की या किसी एलिमेंट की आप फिल करते हो तो इस तरह से फिल करना है कि अगर पेयरिंग, मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन में फिलिंग कर रहे हो, मीन्स लेट अस सपोज आपके पास ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है. लेट अस सपोज मैं आप 2p ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ. तो 2p ऑर्बिटल जो हैं तीन होते हैं, 2px, 2py, 2pz. ग्राउंड स्टेट में तीनों की वैल्यू सेम होती है. ग्राउंड स्टेट में तीनों की वैल्यू सेम होती है. कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है आपने सबसे पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करना है. मीन्स हर एक इलेक्ट्रॉन को हर एक ऑर्बिटल में, अगर उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, मीन्स 2p है, तो इन तीनों की एनर्जी सेम होती है, तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दो, उसके बाद पेयरिंग करो. मीन्स अगर मैं एक लाइन में आपको समझाना चाहूँ ऐसे बोल सकता हूँ, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स does not takes place until each orbital gets a single electron. मीन्स मेरे पास 2p ऑर्बिटल है. हम जानते हैं 2p ऑर्बिटल्स अगर 2px है, 2py, 2pz, क्योंकि p ऑर्बिटल तीन होते हैं. क्यों होते हैं तीन, मैं आपको रिमाइंड करा दूं. p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 होती है और m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, 0, +1. तो तीन वैल्यू हैं, तो इसलिए इसकी जो ऑर्बिटल्स हैं वो कितने होते हैं, तीन. तो p ऑर्बिटल तीन होंगे. तो अगर मैंने इसमें दो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि मैं इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन फिल कर दूं, ये गलत होगा. कहता है कि अगर ऑर्बिटल्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स को आपने फिल करना है ऑर्बिटल्स में और ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, तो क्या करो, सभी के सभी ऑर्बिटल्स में आप एक एक इलेक्ट्रॉन को पहले फिल करो, उसके बाद पेयरिंग करो. मैं आपको एक कॉमन सी एग्जाम्पल देता हूँ. देखो मैं एग्जाम्पल आपको ऐसी दूंगा जो आपके डेली लाइफ में आपने देखी होगी. आप स्टूडेंट हो, आप स्कूल में देखते हो. लेट अस सपोज आपके स्कूल में एग्जाम चल रहा है या टेस्ट चल रहा है, तो क्या करते हैं आपकी, लेट अस सपोज आपकी क्लास में 20 डेस्क हैं और आपकी क्लास में बच्चे 30 हैं. तो टीचर क्या करता है, पहले एक डेस्क पे एक एक बच्चे को बिठाता है, एक एक बच्चे को बिठाता है. वो देखता है कितने बच्चे रह गए, उसके बाद उसको पेयरिंग करता है कि एक डेस्क पे दो बैठ जाओ. सेम इज द केस कि वो क्या करेगा, पेयरिंग तब तक नहीं करवाता है जब तक हर एक डेस्क पे एक एक बच्चा नहीं बैठ जाता. सेम इज द केस, हंस रूल भी यही बोलता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन को अगर आप फिल कर रहे हो ऑर्बिटल्स में, तो पेयरिंग तब तक नहीं करनी है जब तक सिंगल इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में नहीं फिल हो जाता. लेट अस सपोज अगर आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आपने पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर करना है. ऐसा नहीं करना है कि चारों के चारों इस तरह से भर दो, 1, 2, 3, 4. अब हमें पता है एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा. तो ऑर्बिटल को फिल कैसे करना है कि पहले सबके एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में भरो, उसके बाद पेयरिंग करो. और जब भी इलेक्ट्रॉन की फिल करनी है, स्पिन जो है वो सेम रखनी है. ऐसा नहीं करना है कि 4 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो आप ऐसा करते हो 1, 2, 3, उसके बाद 4. ऐसा नहीं करना है. मीन्स ऐसा कभी भी नहीं करना. पहले स्पिन सबकी सेम रखो, पहले स्पिन आपको सेम रखनी है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी. बिकॉज अगर स्पिन सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड अप हो जाएगा, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में होगा तो माइनस करके रिड्यूस हो जाएगा. तो कहने का मतलब ये है, हंस रूल जो है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का, ये आपको ये बताता है कि जब भी आपने सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हो तो पेयरिंग तब तक नहीं करवानी है जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता. ये आपको बताता है हंस रूल, और इसको दिया था हंड ने, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हंस रूल. फिर इसकी एक और स्टेटमेंट आप ऐसे बोल सकते हो, ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्युपाइड बिफोर इट गेट डबली ऑक्युपाइड. मीन्स पहले सारे ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन दो, प्रोवाइडेड ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप 2s की बात कर रहे हो और 2p की बात कर रहे हो, तो ये नहीं है कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं
तो आप ऐसा नहीं करना है कि 2p में एक 2s में एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, एक 2p में, ये गलत हो जाएगा। मीन्स ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होनी चाहिए। अब हम जानते हैं 2s की एनर्जी कम होती है 2p की ज़्यादा, तो जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी उसमें आपको हंस रूल को अप्लाई करना है, अदरवाइज आप हंस रूल को अप्लाई नहीं करोगे। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सिंगल ऑक्युपाइड पोजेस आइडेंटिकल स्पिन। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हो तो सबसे पहले आपको फिलिंग इस तरह से करनी है कि सबकी स्पिन सेम डायरेक्शन में हो, उसके बाद आपको अपोजिट स्पिन में, अगर उसके बाद आपको पेयरिंग करनी है, और जब पेयरिंग करनी है तो दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। तो ये मैं आपको एक सीक्वेंस बता रहा हूँ, ये एटॉमिक नंबर कार्बन का ले रहा हूँ, कार्बन में 1s2 2s2 2p2 होता है। तो ये फर्स्ट केस लिया, अब 2p, ये इन तीनों की एनर्जी सेम है, तो इसमें क्या किया, दोनों की स्पिन सेम रखी, अभी पेयरिंग नहीं की, इसलिए इसको एक एक इलेक्ट्रॉन दिया। दिस इज अकॉर्डिंग टू हंस रूल। हंस रूल बोलता है पेयरिंग तब तक नहीं करनी है जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सबको नहीं मिल जाता। तो इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो पेयरिंग नहीं करनी। अब यहाँ पे पेयरिंग करती तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज ये दो ऑर्बिटल खाली पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे हालांकि इसने पेयरिंग नहीं की लेकिन इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज होगी, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे दोनों की स्पिन सेम है, ये ठीक है होगा। तो स्पिन चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन स्पिन दोनों की सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। मीन्स दोनों की नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं। तो ये था आपका हंस रूल क्या बोलता है। तो आई होप हंस रूल बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल गेट सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कि ऑर्बिटल्स जो होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, किस तरह से अरेंज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फिल करने के रूल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है कि देखो, किसी भी एटम का लेटर सपोज एटॉमिक नंबर होगा, जितना भी एटॉमिक नंबर होता है इसका मतलब उतने उस एटम में प्रोटॉन्स हैं, उतने ही उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उस इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। इसके 3 रूल्स हैं, अबव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंस रूल। तो इन 3 रूल्स के अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हम जानते हैं सबसे पहले फिल होता है 1s, तो 1s में एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है, 1s भर दिया, तो इसकी कन्फिग्रेशन आ जाएगी 1s1। हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो सबसे पहले 1s फिल होगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमें ये क्यों 1s में 2 भरे, बिकॉज s ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p ऑर्बिटल में 6 आते हैं, d में 10 आते हैं और f में 14 आते हैं। ये हमने क्वांटम नंबर्स में पढ़ा था, आपको अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप क्वांटम नंबर वाली वीडियो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट इज, अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो एटम होगा, एलिमेंट होगा हमारा लिथियम। तो हमें पता है 1s, अब इसकी कन्फिग्रेशन किस तरह से लिखेंगे, 1s2, अब हमें पता है s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा फिल नहीं कर सकते, तो 2s में 1, 2s में 1, तो इसकी कन्फिग्रेशन आ जाएगी 1s2 2s1। तो 1s2 किसकी कन्फिग्रेशन है, हीलियम की, हीलियम इज अ नोबल गैस, तो हम इसको लिख सकते हैं हीलियम 2s1। ऐसे ही हम सो ऑन चलेंगे, जब हम बेरिलियम में चलेंगे, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो हीलियम 2s2। नेक्स्ट s फिल हो गया, अब इसके बाद s में नहीं आ सकते। नेक्स्ट इज बोरॉन, दैट इज हीलियम 1, देन 2s2, अब 2s फिल हो गया तो 2p में फिल करेंगे। देन कार्बन, क्योंकि p में 6 आते हैं तो यहाँ तक जो नियॉन तक ये चलेगा। उसके बाद जो नियॉन है वो नोबल गैस है, तो हम नियॉन के बाद 3s को फिल कर रहे हैं। तो इस सीक्वेंस को फॉलो करते जाना है जब तक आपके इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे फिल नहीं हो जाते। आपको सिर्फ अबव प्रिंसिपल को अंडर कंसिडरेशन रखना है कि पहले 1s को, देन 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p, उसके बाद 4s को फिल करना है, देन 3d को फिल करना है। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखनी है कि, और आपको ये याद रखना है कि s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, तो d में कितने आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 10। तो ये आपका एक सीक्वेंस होगा। अगर आप इन रूल्स को अच्छे से दिमाग में बिठा लोगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं आएगी। और आपको याद रखना है यहाँ पे 24 एंड 29 आर एक्सेप्शंस, मीन क्रोमियम एंड कॉपर आर एक्सेप्शन। होना क्या चाहिए था, अगर आप वेनेडियम देखते हैं, वेनेडियम इज 23, तो फिलिंग करेंगे 1s2 2s2। मैं आपको वेनेडियम की कन्फिग्रेशन बता दूँ, वेनेडियम होता है 23, तो इसकी कन्फिग्रेशन लिखे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, कितने हो गए 2 to 4, 4 और 6 10 to 12 और 6 18 to 20 और 3, यहाँ पे आ गया 3d 3। अब अगर नेक्स्ट वन क्रोमियम है 24 है, तो उसमें क्या होना चाहिए, 3d में 4 आना चाहिए, लेकिन 3d में 4 नहीं आता, 3d में 4 नहीं आता। क्रोमियम में क्या हो जाता है, 3d 5 हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है और 4s में 1। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो d में
10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, आप जानते हैं डी की कैपेसिटी कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन की। तो डी में अगर आप 4 भरते हैं तो वो अनस्टेबल रहेगा, तो डी में अगर आप 5 भर देंगे वो हाफ फिल्ड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्रोमियम में 3d5 4s1। अब डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 5 हैं, एस में 2 आते हैं, 1 है, मीन्स ये भी हाफ फिल्ड है, ये भी हाफ फिल्ड। और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा फुली फिल्ड स्टेबल होते हैं, उसके बाद हाफ फिल्ड, उसके बाद पार्शियली फिल्ड। तो हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो एक्सेप्शन दिखाती है। सेम इज कॉपर की भी एक्सेप्शन दिखाएगी, बिकॉज अगर मैं कॉपर की कन्फिग्रेशन जनरल लिखूँ होनी चाहिए थी 3d9 4s2, लेकिन 3d9 ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ 3d10 4s1, तो 3d भी स्टेबल है, 4s भी स्टेबल है, तो इसकी कन्फिग्रेशन इस तरह से आ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिर्फ एक्सेप्शन में क्या देखना है आपने कि स्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि हाफ फील्ड और फुली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू पार्शियली फील्ड, तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इसी के साथ, देखिए ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल, कि ऐसा क्यों, मैंने अभी आपको बोला क्रोमियम में 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भर देते हैं हम, हाँ आने चाहिए थे 4, 3d में 4 आने चाहिए थे, लेकिन हमने 5 भर दिए कि हाफ फील्ड है। ऐसा क्या होता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल में कि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज पहला फैक्टर है सिमिट्री। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा केस में ले रहा हूँ, अगर मैं जनरल देखता होनी क्या चाहिए थी 3d में 4, 1 2 3 4 ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 5 हैं। अब देखो 5 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिमिट्रिकल हैं, तो इसलिए ये जो है ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब यहाँ पे ये एम्प्टी है, तो ये जो है सिमिट्री नहीं बनी, इसलिए ये अनस्टेबल होते हैं। हमेशा याद रखें केमिस्ट्री में जब भी कभी सिमिट्री बन रही हो तो वो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू अनसिमेट्रिकल। दूसरा फैक्टर क्या है, एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी बिल्कुल सेम, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब जो हमारी एक्सपेक्टेड थी वो कैसी होनी चाहिए थी, 3d में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, बट होते कितने हैं 3d में 5, एक्सेप्शन है इसमें। अब कहता है दूसरा फैक्टर एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब हो गया, देखो अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 ही शेल हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 ही ऑर्बिटल हैं। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाए, ये यहाँ पे चले जाए और ये यहाँ पे आ जाए, तो एनर्जी जितनी चेंज हो रही है वो सारी की सारी काउंटर बैलेंस हो जाएगी, बिकॉज जैसे ही ये इसकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है ये इसकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, मीन्स इसकी एनर्जी जितनी चेंज होगी वो इसको काउंटर बैलेंस कर देगी, इसलिए नेट चेंज होगी वो नहीं होगी, ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, ये तो स्टेबल हो गया, ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी कम होती है। जितनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी होगी, जैसे आप पासिंग द बॉल खेलते हो, अगर आप बॉल को पास करते रहते हो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, पासिंग द बॉल आप जैसे खेलते हो, लेट अस सपोज मैं बॉल को एक हैवी वेट के साथ चेंज कर दूँ, बॉल को हैवी वेट के साथ चेंज कर दो, क्या होगा, हैवी वेट अगर आप एक बंदा पकड़ के रखेगा वो दूसरे को ट्रांसफर करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को और पांचवा पहले को, तो उससे स्टेबिलिटी होगी, बिकॉज एक्सचेंज एनर्जी होती रहेगी, एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे तो रिलैक्स होने का टाइम मिल जाएगा, एनर्जी जो है डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पांचवी जो स्पेस है दैट इज एम्प्टी, तो ये जो है ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब जाएगा एम्प्टी स्पेस होगी तो ये अनस्टेबल हो जाता है, एक्सचेंज एनर्जी इसमें कम होती है, बिकॉज एक्सचेंज नहीं कर पाता यहाँ पे एम्प्टी स्पेस होने की वजह से। तो ये था इसका फैक्टर कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू पार्शियली फील्ड। दो फैक्टर हैं इसके, एक तो एक्सचेंज एनर्जी, दूसरा इसका फैक्टर आता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये बिल्कुल सिंपल से टॉपिक है, अगर आपको इसमें कोई क्वेरी होता है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, बिकॉज ये जो ऐसा टॉपिक है ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं ऐसे क्वेश्चन कि आपको किसी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आप तैयार कर लेना। आई होप आपको मेरी वीडियो क्लियर हो गई होगी, अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप मेरे को पूछ सकते हैं।